हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक पिलर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। कि जो हमारी क्लासिकल थ्योरी होती है उसमें हमारे बेसिक पिलर्स कौन कौन से होते हैं और किस चीज़ की उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में आपने पढ़ा है कि से का नियम हमारे लिए क्या होता है, किस तरह से इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। उसमें हमने पढ़ा है कि जो से का नियम बताता है वो बताता है कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओवन डिमांड, कि जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड को खुद से क्रिएट करती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मार्केट। इसको दो नाम से जाना जाता है, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मार्केट। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में का नियम क्या है कि बाजार में क्या हो सकता है, कुछ द्योतक नियम हो सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जिनके कारण क्या हो सके, हमें कुछ टाइम के लिए रोज़गार ना मिले। पर उस टाइम के बाद क्या होगा, ऐसी कंडीशन आ जाएंगी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास रोज़गार होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास क्या हो, रोज़गार नहीं हो। यहाँ पे बताया भी गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट एम्प्लॉयमेंट इफ़ेक्टिव डिमांड, की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एम्प्लॉयमेंट का इफ़ेक्टिव डिमांड में कैसे अप्लाई होता है। लॉर्ड जो किन्स थे वो बताते थे कि रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कुल उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट टाइम होता है, थोड़े टाइम होता है, उसमें जो हमारा राष्ट्रीय आय होती है वो क्या होती है, रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। कैसे कि जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा उतनी ही हमारी जो है नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। यदि लोगों को रोज़गार कम मिलेगा तो हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, कम होगी। इन्होंने बताया क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन जो हमारे जैसे कि पूंजी होती है, तकनीकी साधन आदि स्थिर रहते हैं। जो हमारे पास शॉर्ट टर्म होता है या थोड़ा टाइम होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा लेबर होता है वही क्या होता है, एक्टिव सोर्स होता है या एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। और अदर जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। पर जब हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टाइम आता है, एक लंबा समय आता है, तो उसमें क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है, हमारा एंटरप्रेनर हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जो हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि एक इफेक्टिव डिमांड होती है। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार शॉर्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन की इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। कुल मांग के उस स्तर को कहते हैं जिस पर क्या होता है, कुल मांग और पूर्ति बराबर। इफेक्टिव डिमांड क्या होगी, जब हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल आ जाते हैं तो उसको जो उस डिमांड को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं हम इफेक्टिव डिमांड। ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं प्रभावपूर्ण मांग से क्या अभिप्राय है। अर्थव्यवस्था में मांग के उस स्तर से जिसके लिए पूर्ति के सभी साधन उपलब्ध होते हैं और जिसके कारण उत्पादक उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, तत्पर होता है। जो उत्पादक है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या हो जाता है, आगे के लिए तत्पर होता है। वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कार्य करने लगता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी देश के लाखों लोग रोजगार पर लगाने से यदि एक निश्चित समय में कुल पूर्ति 200 करोड़ रुपए है तथा समय की उस अवधि में कुल मांग और कीमत भी 200 करोड़ रुपए है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, हमारी क्या है, जो पूर्ति है वो 200 करोड़ रुपये और हमारी जो कीमत है वो भी 200 करोड़ रुपये है। तो हमारी जो कुल मांग और जो कुल पूर्ति है वो दोनों क्या होगी, वो इक्वल होगी, वो बैलेंस होकर चल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा रूल फॉलो होगा वो रूल फॉलो होगा, इफेक्टिव डिमांड का रूल फॉलो होता है। अब बात करते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग में कुल समय स्तर की उस मांग को कहते हैं जिस पर वह क्या होती है, कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। अर्थात प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर, वह बिंदु होती है जहाँ पर कुल पूर्ति वक्र को काटता है। क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल हो जाती हैं। प्रभावपूर्ण मांग को कुछ हमारे फैक्टर्स है, कुछ डिटर्मिनेट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड, कि हम जो इफेक्टिव डिमांड है उसे कैसे डिटर्मिनेट्स कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। मार्शल के अनुसार कीमत मांग तथा पूर्ति बाजार की शक्तियाँ निर्धारित करती है। जो हमारी कीमत मांग होती है, जो हमारा प्राइस होता है वो क्या होता है, जैसे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट उनके बताया कि जो हमारी कीमत मांग होती है वो क्या होती है, किसी भी बाजार की क्या होती है, शक्ति को प्रभावित करती है, उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालती है। ठीक है, और इसने बताया है, जबकि किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग तथा कुल पूर्ति दोनों को इफेक्ट डालती है। इसके यहाँ पे तो क्या है, मार्शल कहते हैं कि कुल मांग कुल पूर्ति को इफेक्ट करती है। ये क्या कहते हैं, जो किन्स की जो प्रभावपूर्ण मांग है वो कुल मांग और कुल
पूर्ति दोनों के ऊपर अपना इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देती है। अतः किन्स ने रोजगार के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा है। जो किन्स है उन्होंने जो रोजगार का सिद्धांत दिया है उसको क्या करा है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक कहा है उन्होंने एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में उन्होंने क्या बताया है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की संपूर्ण मांग को ही कुल मांग या प्रभावपूर्ण कहा जाता है। कि कोई इकोनॉमी है उसमें जितनी भी हमारे से सर्विसेज और गुड्स की डिमांड की जा रही है, वो जो डिमांड की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस कहते हैं। वस्तु या सेवाओं की कुल मांग दो कारणों से होती है। एक तो क्या होती है, कंजम्पशन करने के लिए किसी चीज़ का, दूसरा क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यदि हम किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम कंजम्पशन ही करें, और ऐसा भी नहीं है यदि हम किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो हम उसका इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ों के लिए भी हो सकती है, कंजम्पशन के लिए भी हो सकती है, यूज़ करने के लिए भी, और वो कहीं पे क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हो सकती है। अब बात करते हैं उपभोग के लिए मांग निजी गृहस्थों और सरकारों द्वारा की जाती है। सिंपल सी बात है, जब कंजम्पशन की बात आती है, किसी चीज़ को यूज़ करने की बात आती है, तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट का नियम यह कहता है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी और किसी कस्टमर के द्वारा की जाएगी तो वो हमेशा क्या होगी, कंजम्पशन के लिए की जाएगी। ठीक है। निजी गृहस्थों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को निजी उपभोग कहते हैं। जबकि क्या होती है, सार्वजनिक वस्तुओं की मांग जो होती है, अनेक वस्तु जैसे सेवाओं, सीमेंट हो गया हमारा, लोहा हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब के लिए जब कोई डिमांड की जाती है तो उस डिमांड को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक उपभोग या पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहते हैं, जो सरकार के लिए किए जाती है। सरकार ने किसी चीज़ की डिमांड करी, सरकार भी क्या कर रही है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कर रही, वो क्या करेगी, लोगों को उसके द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, सीमेंट होगा, लोगों को मिलेगा तो उसके द्वारा वो क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उसको कंजम्पशन करने के लिए कर रही है। पर फ़र्क क्या होता है, एक होता है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन, एक होता है गवर्नमेंट द्वारा कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी वस्तु को लेता है, और गवर्नमेंट द्वारा क्या होता है, जो गवर्नमेंट लेती है और उसका जो बेनिफिट होता है वो पब्लिक को दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन या सरकारी उपभोग का नाम भी देते हैं उसको। अब बात करते हैं दूसरी की कुल मांग का दूसरा महत्वपूर्ण नियम जो है विनियोग की मांग, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं की मांग है। क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पे कैपिटल लगानी, कोई मशीन खरीद ली तो वो भी क्या है, हमारी तरह से एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा हमें क्या होगा, प्रोडक्शन आएगा, हमारे यहाँ पे माल बन के तैयार होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई टॉयज़ की हो सकता है, या किसी इंडस्ट्री एरिया से रिलेटेड हो सकता है। विनियोग की मांग भी निजी एवं सार्वजनिक दोनों हो सकती है। इन्वेस्टमेंट भी भाई दोनों हो सकते हैं, निजी भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट, और हमारा सार्वजनिक भी हो सकता है। ये क्या करता है, डिपेंड करता है हमारे कंडीशन के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर। निजी एवं सार्वजनिक विनियोग को मिलाकर अर्थव्यवस्था की कुल विनियोग के लिए मांग प्राप्त होती है। जो दोनों को मिल जाती है तो उससे हमारी क्या होती है, इकोनॉमी में दोनों मांग हमें प्राप्त होती है। अब क्या है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था की कुल उपभोग मांग सी द्वारा और जो विनियोग है वो आई द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सी मतलब कंजम्पशन और आई मतलब क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट। जब जो हमारे गृहस्थ होते हैं और सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की मांग की जाती है तो वे इन पर क्या करते हैं, कुछ मनी एक्सपेंस करेंगे, सिंपल सी बात है, तभी तो वो होगा। दूसरे रूप में कुल मांग को हम कुल व्यय के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जो भी हम मांग कर रहे हैं, जो भी हम डिमांड कर रहे हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात क्या हो सकता है, जो हमारी कुल मांग, टोटल डिमांड इक्वल किसके होती है, टोटल एक्सपेंडिचर के, वो इक्वल होता है किसके, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो आते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कुल उपभोग तथा कुल विनियोग में वृद्धि कमी करके कुल मांग या में भी वृद्धि या कमी कर सकती है। यदि हम कुल कंजम्पशन में वृद्धि या कमी कर दें तो हम अपनी क्या करते हैं, कुल डिमांड में भी कमी या वृद्धि कर सकते हैं। अब बात देखते हैं आगे कि कुल मांग को एक दूसरे के दृष्टिकोण से भी आंका जाता है। जो हमारी टोटल डिमांड होती है उसे क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे दृष्टिकोण से भी आंक सकते हैं। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का व्यय ही दूसरे व्यक्ति की आय बन जाता है, कि एक व्यक्ति की जो इनकम होती है ना, वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बन सकती है, एक्सपेंस बन सकती है। आपने कुछ सामान कंजम्पशन करने के लिए पैसे दिए तो आपकी तरफ से वो एक्सपेंस हो गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी। कि एक व्यक्ति सेलर होगा तो दूसरा हमेशा क्या होगा, परचेज करने वाला होगा। कि अर्थव्यवस्था का कुल व्यय अर्थव्यवस्था की कुल आय को व्यक्त करता है, कि जो हमारा कुल एक्सपेंसेस है वो क्या करता है, कुल व्यय को हमारे डिफाइन करता है। अब बात करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मार्केट, कि यह क्या है, जो से का जो हमारा नियम है वो क्या करता है, हमारी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मार्केट के बारे में हमें बताता है कि हमारी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मार्केट है उसके बारे में इसने हमें एक्सप्लेन किया है।
जिसे हम परिणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कि यह क्या है, हमारे यहाँ पे आउटपुट देता है, एक तरीके से प्रोडक्शन देता है हमें, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मार्केट के नाम से भी हम जानते हैं इसे। इसमें भी क्या है कि कुल मांग अथवा कुल व्यय सभी फर्मों की प्राप्तियों की वह राशि है जो वे अपने उत्पाद को, जो कि उन्होंने क्या कर श्रमिकों की सहायता से प्राप्त किया है, बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। तो क्वांटिटी थ्योरी बताई है इन्होंने, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट बताया है कि इसके दो बेसिक पिलर होते हैं, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मार्केट, उन दोनों के बारे में इसने डिफाइन किया है। थैंक यू।